मैंने सुना है एनएसजी वालों को ऑथराइज होता है, सुनी सुनाई बात, ऑथराइज होता है ऑन ड्यूटी सैल्यूट ना मारना, ऐसा भी कुछ होता नहीं, क्या होता है जो ये है ऑन ड्यूटी सैल्यूट नंबर वीआईपी सिक्योरिटी में है? क्या है कि हम वेपन लेके चल रहे होते हैं, हम सैल्यूट वेपन अपना ड्यूटी करेंगे, सैल्यूट करेंगे, तो इसलिए वो सैल्यूट नहीं करते। हाँ, वी यूज टू विश गुड मॉर्निंग सर, उस तरीके से वी विश देम, अच्छा, सैल्यूट तो नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी जो ड्यूटी पर होते हैं, जो एक्चुअली बीइंग ऑफिसर आप ड्यूटी में नहीं हो, आप सुपरविजन उसमें होते हो, जो आपकी रिंग है वो रहती है, आप रिंग के पीछे रहते हो, तो सुपरवाइजन कोऑर्डिनेट, तो वो रिंग इंटरेक्ट नहीं करती है उनसे, ना उनकी बात ध्यान दे, वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं, जो उनका एरिया ऑब्जर्वेशन होता है उसमें अपना देख रहे होते हैं, वो ये नहीं देख रहे होते वीआईपी किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो है। तो जो एनएसजी वाले चलते हैं वो ब्रीफ केस लेके, वो क्या होता है? वो ब्रीफ केस नहीं होता एक्चुअली, बेसिकली वो बैलिस्टिक शील्ड होती है, हाँ, टू इन केस ऑफ कंटीजेंसी, ताकि थोड़ा सा वो प्रोटेक्टिव शील्ड दे सके। ब्रीफ केस अलग चीज़ है, उसके अंदर MP5 लगी होती है, उससे फायर को प्रैक्टिस कराई जाती है। अच्छा, उसके इसमें बटन या ट्रिगर होता है, हाँ, तो फायर करता है। अच्छा, उसके अंदर गन है, आप ट्रिगर से फायर कर सकते हाँ, हो ब्रीफ केस? मतलब जो ब्रीफ केस का हैंडल होता है उसमें ट्रिगर होता है, हाँ, उसको दबा के फायर कर सकते हो, तो वो भी होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। पर जो आपने यूजली देखा होगा वो शील्ड होती है सर, वो ऐसे करते हुए खुल जाती है। अच्छा, वो अराउंड 5 फीट टाइप्स खुल जाती है, हाँ, 5-6 फीट, वो थोड़ी हैवी भी होती है, हाँ, मतलब आप खोलोगे तो आपको हाथ नीचे लटक जाएगा। अच्छा, थोड़ी हैवी भी होती है, 5-6 kg टाइप्स होती है। हाँ। तो एनएसजी में आपने टेक्टिकल ड्राइविंग भी सीखी थी या करी थी? हाँ, एक्चुअली मैं जब ट्रेनिंग सेंटर में था तो आई बीन पार्ट ऑफ मैनी सच कोर्सेज, तो आई वाज यू कैन से कि इंस्ट्रक्टर फॉर PSO, पर्सनल सिक्योरिटी वीआईपी और वीआईपी ट्रेनिंग, एंड कमांडो ट्रेनिंग जो CC जो चलता है प्रोबेशन, उसका भी आई हैव ट्रेन पीपल फॉर दैट ऑल्सो, PSO ऑल्सो। और फिर क्योंकि टेक्टिकल ड्राइविंग इज ऑल्सो पार्ट और समवेयर रिलेटेड टू पर्सनल सिक्योरिटी, तो फिर मैंने उसको भी सीखा, फिर उसका भी इंस्ट्रक्टर बना फिर, तो वो है। तो उसमें बेसिकली क्या है, हाई स्पीड मैन्यूवरिंग होती है, कंटीजेंसी ड्राइवर को क्या क्या करना है, कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें मैन्यूवर्स, और कैसे गाड़ी को 360 180 बैक में ले जाके 180 करना, फ्रंट में जाके 180 करना, और वहाँ पर जो प्रॉपर ना वो बना हुआ है NSG के अंदर ना, वो क्या बोलते हैं, पूरा सर्किट बना हुआ है ऑफेंसिव ड्राइविंग का, तो बहुत सारे बैंड्स हैं, टर्न्स हैं, तो उसमें पूरा टेस्ट वगैरह होता है आपका, तो जो भी पॉसिबल टर्न्स, टाइप ऑफ टर्न्स वहाँ हो सकते हैं ना, मतलब जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में बाहर, उस सारे मॉडल्स वहाँ बना रखे हैं, तो वहाँ पर आप कैसे नेगोशिएट कर रहे हैं अपने व्हीकल के साथ, तो वो सब कुछ होता है वहाँ पर। इवन जो वहाँ पर एक वो है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उसमें क्या था, ऑयल डाल देते हैं उसके ऊपर, तो उसमें गाड़ी फिसलती ही जाती है, उसमें आप कैसे नेगोशिएट करोगे गाड़ी को, तो वो भी होता है। एक्सीडेंट्स भी होते होंगे? हाँ, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसमें आप कोई वो ऑयल वो है, तो आप गाड़ी को कैसे अपने VIP को नेगोशिएट करके लेके जाओगे उसमें, तो वो तो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे वही लगता है उसमें। गाड़ी के पहिए घूम रहे होते हैं और आपको उसमें ब्रेक नहीं मारनी होती, ओके, ब्रेक मारोगे गाड़ी जाएगी, टकराएगी, ब्रेक नहीं मारनी होती, और आपको बस एक्सीलेटर और हैंडल से ही गाड़ी को कंट्रोल करना होता है, गाड़ी उसमें पूरी ड्रिफ्ट होती जाती है। यू विल गेट एक्सपीरियंस ऑफ ड्रिफ्टिंग, पर वो हाई स्पीड पे नहीं होता, धीरे होता, बिकॉज वो स्पीड कम रहता है क्योंकि टायर उतना मूव नहीं कर पा रहे होते हैं, वो स्किड ही कर रहे होते हैं। तो आपके सबसे अभी जब एनएसजी को आपने इतना करीब से देख लिया, एनएसजी कमांडो में इतनी क्या स्पेशलिटी है, ये कितने खतरनाक है, अगर कोई ऑर्डिनरी लोग देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं एनएसजी कमांडो? मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट NSG कमांडो, कोई भी ऐसे स्पेशल फोर्स वाला है, सब अच्छे लोग हैं पर हैं खतरनाक। जब उनके टास्क पे कोई बात आएगी, वो टास्क पूरा उनके उसमें कोई कैसे कि ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो उसको तो बर्बाद करना ही है उसको, उनको मेन वही कि उनको वो टास्क अचीव करना, दैट्स इट, मतलब माइंड सेट ही यही है, मुझे भाई वहाँ जाना है, कैसे जाना है, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं क्या क्या ख़राब करूँगा, क्या क्या हटाऊँगा, वो है, तो उस तरीके से। सो पीपल आर टफ, आप कभी NSG में जाओगे माने तो विल सी की यू कैन सी की पीपल आर रनिंग इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट विद वेट, और कुछ ना कुछ ट्रेनिंग, मतलब लोग कर रहे हैं अपना, ऐसा नहीं कोई उनसे करवा रहा है, लोग खुद कर रहे हैं। देयर इज़ अ कल्चर ऑफ, कहते हैं ना कि फिटनेस और उस टाइप से, इवन आई हैव सीन लॉट ऑफ फैमिलीज, इवन लेडीज आर रनिंग, किड्स आर रनिंग, इस टाइप से।
तो एक तरह से सिरफिरा बट इन अ गुड सेंस। नॉट सिरफिरा, आई वोंट से सिरफिरा, बट हाईली अटेंटिव और उस टाइप से ना, टास्क ओरिएंटेड टाइप्स वो है। तो क्या एनएसजी कमांडो एक बार ट्रेनिंग के बाद किलिंग मशीन बन जाते हैं? हाँ, अपॉर्चुनिटी मिली तो ऑब्वियसली क्यों नहीं। हम्म, आप ही लगा लो कि इतना फायर कराया जाता है आपसे, और फायरिंग बिकम्स पार्ट ऑफ योर वो लाइफ। मतलब ऐसा एक नॉर्मल कोई सोल्जर होगा तो फायरिंग उसको लगेगा यार फायरिंग है आज इस टाइप से, बट वहाँ तो क्या फायरिंग गए अपना 20 राउंड के 30 राउंड फायर किया, ओके ठीक है, चेक किया कितना कैसा फायर, बस ठीक। फायरिंग इज लाइक कि मैं खाना खाया ला फायरिंग करके आ जाता हूँ। तो पीपल कीप ऑन इवॉल्विंग देयर स्किल्स। आज ऐसे फायर करता हूँ, आज इस वेपन से इस पोजीशन से फायर करता हूँ, वो चलता रहता है। बाकी वो और फोर्सेस के साथ भी इंटरेक्शन होता रहता है। ओके। बहुत बाहर की फोर्सेस भी आती रहती हैं और अपने लोग भी बाहर जाते रहते हैं स्पेशल फोर्स का ट्रेनिंग करने, तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, तो वो चलता रहता है। और मैंने एनर्जी में कोबरा में तो मैंने ड्रैगनॉ फायर किया था स्नाइपर राइफल। एनर्जी में मैंने नाम बोला कि M14 थी और 2 और थी, उनको फायर किया था। और MP5? नो, स्नाइपर राइफल। ओके। MP5 तो वो तो बेसिक प्रिंसिपल, वो तो बेसिक वेपन है ही, ये प्राइमरी वेपन, वो तो बहुत अच्छा वेपन है। MP5 तो ऐसा बैठा बैठा मारता है, उस टाइप का है वो तो, मतलब कोई रिकॉल नहीं है और एकदम एक्यूरेट टाइप से। मैं भी उसका स्नाइपर का एक्सपोजर बता रहा था आपको। तो यूके की टीम आ रखी थी, रॉयल मरीन्स, तो उनके साथ मतलब ऐसी मैं था ऐसी ट्रेन टेस्ट फायर के लिए गया था। तो M14 थी, तो मैंने इतना फायर कर चुका हूँ CGRL वगैरह सबसे, उसने जो मेरे कान झन्ना दिए थे उस वेपन में। उसका मैग्नम लेपो का इतना बड़ा राउंड था उसका, और इट वाज गुड वेपन। मैंने 800 मीटर से तो मैंने मार दिया था उससे टारगेट पर। तो जो लोग हाईली ट्रेंड होते होंगे वो तो काफ़ी दूर से मारते हैं उससे। तो आपका स्पेशलाइजेशन होता है ना कुछ टीम में एनर्जी में आने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ होते हैं मेडिक्स होते हैं, कुछ होते हैं स्नाइपर्स होते हैं। वो स्नाइपर्स वाले क्या है कि बेसिकली लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिटी वाले रोल में, तो उसमें क्या होता है हिट वाले प्रिंसिपल वो काम करती है। हिट में एक इंजीनियर्स वाला होगा जो डिमोलिशन वगैरह करता है, ठीक है, वो कुछ स्पेशल इक्विपमेंट हैंडलिंग वाला होगा। तो इससे 5-6 लोगों की हिट होती है, तो उसमें ऑफिसर वगैरह सब, तो हर एक की अलग अलग कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। वो है स्नाइपर वाला, क्या होता है स्नाइपर वाला कभी हिट के साथ नहीं चलता, स्नाइपर वाला दूर से हिट करेगा। तो वो स्नाइपर डेट अलग रहता है, वो स्पॉटर प्लस स्नाइपर वो अलग रहता है। और इवन हिट के साथ K9 वाला भी चलता है कभी कभी। और हमारे एनर्जी में वो प्रॉपर एक उसको बोलते हैं किल हट, तो वहाँ पर प्रॉपर रूम इंटरवेंशन के पूरे वो मॉडल्स बने हैं, किस किस तरह के रूम हो सकते हैं, किस किस कहाँ कहाँ पर गेट हो सकता है, तो हर तरह का एक्सपोजर देने के लिए हुआ है। वहाँ पर आपको जब भी किल हट के पास पहुँच जाओगे तो वहाँ से टीयर स्मोक की स्मेल आती है, कुछ नहीं आता। तो वो है वहाँ पर हमारी CC की जब एक फाइनल एक्सरसाइज होती है हमारी ना, तो किलट में जाके कंक्लूड होती है, तो वहाँ में आपको वहाँ पे जाकर रूम इंटरवेंशन करना होता है। तो वहाँ पर हम कॉर्नर शॉट लेकर वो सब कुछ इक्विपमेंट वगैरह लेके जाते हैं, तो वो एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है। उसके बाद मुझे याद है कि एक्सरसाइज खत्म हुई, अफसर ने हमें बुलाया और हमारे नाक में वो जो टीयर स्मोक का होता है, टीयर स्मोक खोल दे तो उसका वो स्मोक बनना शुरू हो जाता है, और आप उसको कैन को ऐसे खोल दो उसके अंदर पाउडर होता है। हाँ, ठीक है, BSF टेकनपुर में बनता है वो, ठीक है, टीयर स्मोक यूनिट बनाती है उसमें। हाँ, TSU, तो उसको मिर्ची पाउडर बोलते हैं। वो नाक में डाल दिया था हमारे वो कहते हैं अब बैंड हो जाओ, और उसमें ये है कि नाक में लगा दिया वो निकलता रहता है धीरे धीरे, ठीक है। अगर आप इससे बैंड हो जाए तो मतलब यहीं से गिरता रहेगा वो, अगर आपने उसको ऐसे रगड़ दिया कुछ कर दिया तो आप लाल होता जाएगा, यहाँ पूरा रेड कर देगा वो। तो मेरी हिट थी, तो उसमें एक बंदे ने गलती से JBA अनइंटेंशनली हाथ लगा दिया और उसका पूरा ही लाल हो गया, तो मुझे हंसी आ गई। तो उस अफसर ने देख लिया, ओह यू आर लाफिंग, आई थिंक दैट वाज नॉट सफिशिएंट। मैंने कहा नो सर इट वाज नॉट लाइक दैट, तो कम है। उसने फिर दोबारा लगा दिया, फिर मैं लाल हो गया। मतलब अभी मुझे ऐसे आ रही है, उस टाइम बुरा हाल हो रखा था, बिल्कुल नाक बह रही थी और यू कांट टच योर नोज, इस टाइप का वो था। ठीक है, ओके, दोज वर द मोमेंट्स। तो आपने जो पोस्टिंग की पूरी सर्विस में सिर्फ इधर ही की, ईस्ट में या नॉर्थ साउथ में कहीं गए थे? नहीं, मेरे 2 ही टेन्योर रहे हैं, दोनों स्पेशल फोर्सेस के, कोबरा का और NSG का, दैट्स आफ्टर आई क्विट। तो ये
ओके। हाँ। तो सीआरपीएफ में जितना आपने देखा है, आपके सबसे क्या क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि लोगों से बात करते हैं, वो कुछ लोग बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा प्रमोशंस में थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कुछ बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा अपरेटस ज़्यादा मिलनी चाहिए, वेपनरी मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वगैरह वगैरह। क्या Okay. हो सकता है? ओके, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ प्रमोशन, ऑब्वियसली मतलब ऐसा नहीं कि सीआरपीएफ का इशू है, इट इज़ अ इशू ऑफ ऑलमोस्ट एवरी पैरामीटर। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीआरपी, इट्स अ क्वेश्चन और यू कैन से प्रॉब्लम ऑफ एवरी पैरामिलिट्री। अभी तो क्या है कि हम पैरामिलिट्री बात करें, बट इवन आप सिविल डिपार्टमेंट्स का भी देखोगे तो ऑलमोस्ट वहाँ पर भी इसी तरह का ही हाल है ऑलमोस्ट। जो ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है, उसके अलावा हर जगह देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टैग्नेशन टाइप्स, मोर और लेस। मैं किसी डिपार्टमेंट नाम देता, बट आप भी कह सकते हो किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, ये है, और सभी के अंदर प्रॉब्लम है। तो ये है, तो इसमें ऑब्वियसली मतलब मुझे लगता है कि सीआरपी को काम करें, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ही कुछ एक स्टैंडर्ड एसओपी टाइप ला देनी चाहिए, जो सभी के ऊपर मतलब 19-20 का फ़र्क करके अप्लाई हो जाए। बिकॉज हर एक के आप अलग अलग बनाओगे तो बिकम वेरी कम्बरसम, राइट, और टाइम टेकिंग प्रोसेस। एटलीस्ट कुछ स्टैंडर्ड रूल सभी के लिए एप्लीकेबल हों उस टाइप से ना, तो वो मतलब मुझे लगता है इस तरह का कोई सोल्यूशन निकाला जाए। बिकॉज हाँ, बाकी ये है कि जो सिविल डिपार्टमेंट है, उनका प्रमोशन स्ट्रक्चर हायरार्की अलग है, हमारे से अलग है। वो थोड़ा ऑब्वियसली उनको ध्यान में रखते हुए ऑब्वियसली करना तो चाहिए। टू बी फ्रैंक, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्रमोशन, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि जब आप ऐसा ऑफिसर आ रहे हैं, कोई भी रैंक में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज एस्पिरेशन टू ग्रो अप। ठीक है, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि चलो गवर्नमेंट में ही हो ना, प्राइवेट में, लेट्स से प्राइवेट में काम कर रहा हूँ, और मुझे पता है यार मैं इसी पोजीशन पर रहूँगा, आगे कोई ग्रोथ नहीं है, तो मतलब पर्सन लाइक मी जो आगे बिकॉज थिंग इज दैट जैसे आप हायरार्की ऊपर जाते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपॉर्चुनिटी और लर्निंग वैल्यू आपकी बढ़ती रहती है, राइट। तो वही है, तो मुझे लगता है इस चीज़ का ऑब्वियसली सोल्यूशन होना चाहिए, ये है। और रिगार्डिंग इक्विपमेंट एंड एपरेटस, उसमें यह है कि यार एज यू कैन सी कि थिंग्स आर इवॉल्विंग वेरी फास्ट, स्पेशली इन करंट टाइम्स। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि एज यू कैन सी कि फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी और अपनी डिफेंस फोर्सेज, उनमें काफ़ी ज़्यादा वो अपडेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी होना चाहिए, बिकॉज अभी तो कुछ टाइम बाद आपको ऐसे भी करना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है कि पहले क्या था कि पहले इतनी जल्दी चीज़ें टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट नहीं होती थी, आजकल तो बहुत जल्दी चीज़ें ऑब्सोल्यूट हो जाती हैं। और ऑब्सोल्यूट ऐसा नहीं कि वो चीज़ें ख़राब है, पॉइंट है कि उनसे बेहतर चीज़ आ गई। जब आपको लगता है कि बेहतर चीज़ अवेलेबल है, तो वाई आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट, दैट्स इट। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आई एम नॉट सेइंग कि एकदम से आप पूरा ओवरहॉलिंग कर दो, बट देयर शुड बी फेज वाइज माइग्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन टाइप्स होना चाहिए। ओके। चाहे वेपनरी हो, इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो। मुझे पता है, मुझे आई एम वेरी मच श्योर कि जब मैं कोबरा में गया था, तो उस टाइम वी आर वेरी वेल इक्विप्ड उस टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी तो क्या ड्रोन्स वगैरह बहुत हो गए। आई एम नॉट श्योर कि ड्रोन्स वगैरह कितना काम आएगा जंगल में, बिकॉज डेंस जंगल होते हैं, ड्रोन आई एम नॉट श्योर कितना सक्सेसफुल है वहाँ पर। ओके। हाँ, जो ओपन एरिया है वैसा एरिया, वैसे आप नॉर्मल सुपरविजन भी रख सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई कि इतनी ज़्यादा कोई, ये कि अभी आप जैसे कि 19-20 का फ़र्क है, तो शायद हो सकता है 19-22 का फ़र्क हो जाए, इतना फ़र्क हो जाए, बट ऐसे मुझे नहीं लगता कि इतना ड्रास्टिक कोई ड्रोन, जैसे हम टॉकिंग अबाउट ड्रोन्स होंगे। हाँ, ये है कि आप थोड़ा वेपन्स वगैरह चेंज करना, तो वो कर सकते हो आप चेंज, पर मुझे लगता है कि आप कोबरा इज जनरली यूजिंग AK, सो AK इज़ वेरी वर्सटाइल वेपन। तो मेरा खुद का वेपन AK ही था, तो AK इज़ गुड। बाकी मुझे लगता है कि हाँ, कुछ VP में कुछ इम्प्रूवमेंट हो, कुछ लाइट वेट टाइप्स कुछ आ जाए तो अच्छा है। बिकॉज कोबरा में क्या है कि हमें वी हैव टू वॉक अ लॉट, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में वॉक करना होता है, तो दैट BP पहन के बेटर लोड लेकर तो काफ़ी मतलब इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, तो BP वगैरह नहीं पहन पाते, और ये हेलमेट वगैरह। तो इसका इस एरिया में कुछ डेवलपमेंट होता है, दैन इट इज़ गुड। बाकी हाँ, आपने देखा होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोबरा, इन जनरल जो फौजी कैजुअलिटी स्पेशली LW में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ID। तो उसके रिगार्डिंग कोई डेवलपमेंट होती है ID ढूंढने के लिए, डिटेक्शन के लिए, तो दैट विल बी, मतलब मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा रादर देन कि इंडक्टिंग ड्रोन्स और उससे। क्योंकि आप वैसे देखो कि अगर फोर्सेज आर रिटेलिएटिंग वेरी वेल, जब एम्बुश होता है तो हमारा इतना वो नहीं है, एनकाउंटर्स में कैजुअलिटी उतनी नहीं है, बट हमारी जो कैजुअलिटी दैट इज़ बिकॉज ऑफ ID है उससे। तो उसमें हमारी डेवलपमेंट होती है, दैट इज़
वो ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव रहेगा, इम्पैक्टफुल रहेगा। ओके, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज़ में भी कि 2010 में दांतेवाड़ा होता है जिसमें 2 गाड़ियाँ डैमेज की जाती हैं, जिसमें 70 से ज़्यादा जवान शहीद होते हैं सीआरपीएफ के, और सेम हैपन्स इन 2019 में पुलवामा में। ओके। तो और उसके बाद इंडक्शन होता है 2 बसेस का, बुलेट प्रूफ बसेस का, सीआरपीएफ के साथ पहली बार। बसेस बुलेट प्रूफ नहीं आई थी पहले कभी। नहीं, बसेस पुलवामा, 2019 की बात बता रहे हो आप? हाँ, ओके। पुलवामा जब होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 सैंक्शन की थी बसेस बुलेट प्रूफ सीआरपीएफ के लिए। 2 2 सिर्फ 2? हाँ, किस लिए? वो पुलवामा हुआ था ना। ठीक है, आई वॉन्ट कमेंट ऑन दैट। ठीक है, तो जैसे आप लोग बता रहे हो 2010 वाला, एक्चुअली लेट्स से कि जो हमारा मुंबई अटैक्स था, सो दैट वाज अ वाटरशेड मोमेंट फॉर लाइक होल इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो उसी तरीके से 2010 वाज अ, यू कैन से, वाटरशेड मोमेंट फॉर द सीआरपीएफ। पॉइंट ये है कि देखो, आई वोंट से कि भाई कि नक्सली बहुत इफेक्टिव थे, वो था। पॉइंट ये था कि उस टाइम लोग कहीं कश्मीर सर्व कर रहा है, उसको डायरेक्टली आके छत्तीसगढ़ भेज दिया और जाओ ऑपरेट कर। मतलब पॉइंट है कि ना कोई ढंग की ग्राउंड की नॉलेज, ना कोई ट्रेनिंग। मतलब दिस इज व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है कि जब कोबरा के आने के बाद क्यों कैजुअलिटी रेट कम हुआ? बिकॉज वी हैव चेंज अवर मॉडस ऑपरेंडी। अब आपको शुभम को पता है कि यार मैं राज यहीं से जाता है, वहाँ से आता है, इसका सेम पैटर्न है, इसकी कोई मॉडस ऑपरेंडी ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई टैक्टिक ज़्यादा ये है नहीं, तो ऑब्वियसली मैं इसको घेर के कहीं मार सकता हूँ। तो कोबरा के आने के बाद थिंग्स हैव चेंज्ड। कोबरा ने फिर उनको अंदर घुस के मारा। कैसे मारा? वही अपनी गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, अपना सरप्राइज एलिमेंट मेंटेन रखा है, कोर एरियाज में अंदर गए जहाँ तक आज तक कोई भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं जा पाई है। आज जो आप जो डेवलपमेंट झारखंड छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि रोड्स इतने अंदर तक, डीप तक रोड बन गए, तो जस्ट बिकॉज कि हमने उनको खदेड़ा है पीछे तक, तो वो इसी वजह से हुआ। तो वही है कि हाँ, ये है कि देयर इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि वो ऐसा इंसिडेंट हुआ। मैं ये नहीं कहता कि वो, चलो उस टाइम वो सीआरपीएफ थी, वहाँ कोई और तो उसके साथ ये हो सकता था। एंड रिगार्डिंग पुलवामा, दैट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। ऐसा थोड़ी सीआरपीएफ का कॉन्वॉय चलता है, बीएसएफ का चलता है, हर एक फोर्स का चलता है, आर्मी का चलता है, सब कॉन्वॉय चलता है। बट वी आर अनलकी, आई वुड से। बट ठीक है, इट्स नॉट अबाउट सीआरपीएफ। ऑब्वियसली वी लॉस्ट ब्रेव मैन, और मुझे लगता है कि वो बहुत ही गंदा दिन था। और मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन कि इसमें इंटेलिजेंस फेलियर था, ये था, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो ये है, वी लॉस्ट मैन। 40 से ज़्यादा फैमिली मतलब कह लो कि ख़त्म हो गई, क्योंकि जो भी फौज में सब में काम कर रहा है, दे आर ऑलमोस्ट सोल ब्रेड विनर फॉर देयर फैमिलीज, राइट? तो किसी का भाई गया, किसी के फादर गए, किसी का हस्बैंड गया, सो दैट इज़ वेरी सैड। बट वही है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्विसेज। तो यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए, बिकॉज यूनिफॉर्म में तो ये इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूनिफॉर्म, तो इसमें यू कांट डू एनी मस्ट। बट ये कि ऐसे इस तरह के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। आप वार लड़ते हो, जा रहे हो, वो फिर भी इट्स अ गुड थिंग, चलो कुछ तो किया। आप बस में बैठ के जा रहे हो, घर जा रहे हो, उस टाइप से, दैट इज़ नॉट गुड। ये इम्प्रूवमेंट वाली बात डिस्कस करनी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीआरपीएफ के बाद शायद सबसे पहले या सेकंड नंबर पे कैस्पर्स आए थे, और वो उसको बोलते थे ब्लास्ट प्रूफ और बुलेट प्रूफ व्हीकल। बट जब वो नक्सल्स में गए, वो नक्सल्स जो उनका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने उस गाड़ी को भी नहीं छोड़ा। आई हैव सीन दिस। हाँ, तो वो ऐसा बोला जाता है, शायद लोगों को पता नहीं होगा कि जो ऑलरेडी लोग रोड बनी हुई है स्टेट की, रोड बनने से पहले ही उन्होंने वहाँ पर आईडी दबाई हुई है। वो सिर्फ आता है इतना सा सेल लेके, उसको कनेक्ट करता है, जब भी बंदा आता है वो ख़त्म। और उनको जो आप बता रहे हो कैस्पर्स को, या जो बंकर टाइप से जो व्हीकल है, उनको मूविंग कॉफिन भी बोला जाता है। उसमें बंदा आईडी से नहीं मरता, आईडी के ब्लास्ट से जब गाड़ी इधर उधर पलटती है उसकी वजह से मरता है फिर। ओके, हाँ, तो वो है। पर वो मैंने आई हैव सीन सम ऑफ ब्लास्ट इंसिडेंट्स कि आईडी इतना पावरफुल था कि उस गाड़ी को भी उसने ब्रेक कर दिया, क्योंकि जो शीट है उसकी भी एक स्ट्रेंथ है ना, पर्टिकुलर वहीं तक का इम्पैक्ट ले सकता है। उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा तो वही फटेगा। आप देखोगे
कुछ आईडी ब्लास्ट इतने ज़्यादा बड़े थे कि इस घर से ही बड़ा उन्होंने करेक्टर बना दिया था। मुझे बताया गया कि कश्मीर में वो थोड़ा थोड़ा आईडी लगाते थे उस टाइम, साइड में लगा दिया, कहीं लगा दिया। बोल रहे हैं नक्सल्स में वो कनस्तर भर हाँ भर के हाँ, लगाते हैं। मैंने ड्यूरिंग माई कोबरा टेन्योर आई हैव रिकवर्ड 5 kgs ऑफ आईडीज, 5 kg 10 kgs ऑफ आईडीज। और बोलते हैं इंजीनियर्स हैं वो, जो लोग ऑलरेडी पढ़ाई कर करके वहाँ पर। यू कैन से दैट, वो कुछ भी कह लो, बट वो आईडी है। आई हैव सीन 10-15 kgs ऑफ आईडीज। आई रिकवर्ड अ लॉट। वी आर लकी वी हैवंट पुट आवर फुट ऑन दोस। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि सीआरपीएफ का था, क्या था कि देर कमिंग, कहीं से आ रहे थे कहीं जा रहे थे, तो मतलब कुछ एक उनको रास्ता फॉलो करना था कुछ क्रॉस करने के लिए। तो एक बंदे ने यहाँ से क्रॉस कर दिया, एक बंदे ने ऐसे घूम क्रॉस कर दिया। जिसने घूम क्रॉस किया वहाँ आईडी फट गई। तो उस रास्ते से ऐसे नहीं, पहला था वो, 2-4 लोग पहले निकल चुके थे, बट ही वाज अनलकी। तो मैं बता रहा हूँ कि आफ्टर 2010, जो आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट सीआरपीएफ, तो जो हमारी कैजुअलिटी है दैट इज बिकॉज ऑफ आईडी। एनकाउंटर्स में हमारी कैजुअलिटी नहीं है कैजुअलिटी, बट वो कंपैरेटिवली एनिमी के बहुत ही कम है। अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इंडक्शन होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि उस बजाय कि उस साइड में मतलब आईडी वाली साइड जहाँ पर हमारी मैक्सिमम कैजुअलिटी है, उस तरफ डेवलपमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। अभी क्या है कि अभी आप हो सकता है कि अभी हम कहते हैं कि हाँ बीपी वगैरह पहन सकते हैं, बिकॉज मेरे टाइम में क्या था कि कोर एरिया में ऑपरेट करने के लिए आपको जहाँ आपको रोड हेड पर ड्रॉप किया गया है, वहाँ से आप पहले 10 से 15 किलोमीटर कोर एरिया में आप जाओगे पहले, तब वहाँ से आपको जो मेन कोर एरिया है ना वो शुरू होता है। फिर कोर एरिया के अंदर आप 10, 15, 20 किलोमीटर चल रहे हो, वो अलग है। मतलब मेरा पॉइंट है, मैं कोर एरिया में अपना एनकाउंटर करके आ रहा हूँ, तो मुझे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आना है, तब जाके मैं अपनी गाड़ी में बैठूँगा। तो आई होप कि शायद अब इतने इन रोड घर अंदर तक रोडें बन गई हैं, थोड़ा फोर्सेस पहुंच गई हैं, तो शायद इतना में भी आगे आने वाले टाइम में वॉक ना करना पड़े। मेरे टाइम में तो बहुत वॉक करना पड़ता था। मैं वही बता रहा हूँ, जो एनकाउंटर आपको बता रहा जिसमें हमारा एक बंदा शहीद हुआ था, सो दैट वाज वन ऑफ द नियरेस्ट रोड हेड आई एवर सीन। नहीं तो जब भी हम उतरे हैं, हमें 10-15 किलोमीटर अंदर गए जंगल में, तो ऐसे ही रहता है। और अपना बैटल लोड लेके आप चल रहे हैं। एक बात ऐसा कुछ हुआ था कि हमें 2-2.5 दिन 100 किलोमीटर चले थे, बैटल लोड लेके चल रहे हैं। इसमें बारिश आ रही है, यू हैव टू रीच योर टारगेट ऑन टाइम। जूते की लोगों नो एक्सक्यूज़, क्या करोगे, यू हैव टू हिट योर टारगेट। बारिश है, गर्मी है, और कई बार ऐसा होता था कि सिविल पुलिस वाले बेहोश हो जाते थे। मतलब ठीक है, उनकी खुद के आएगी, वो इतना टाइम नहीं दे पाते, इतने फिट नहीं है, तो उनकी वजह से एक सेक्शन लेकर उनको छोड़ के आता था पीछे। तो ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं। तो है मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ हार्डशिप इज देयर। आई एम नॉट सेइंग, मतलब जितना बातों में मुझे बताने में अब ईजी लग रहा है, उस टाइम तो ऐसा लगता था कि फौज हमें तनख्वाह कम दे रही है। ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, मतलब जस्ट ऑन अ लाइटर नोट आई एम सेइंग दैट, बट उस टाइम इतना कोई सोचा, उस टाइम सोचते हैं कि नहीं यार ये करना है, इसको पूरा करना है, इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। उस टाइम वो जोश रहता है, उस टाइम ये रहता है नहीं ये करना है, और अपने बंदे सेफ होने चाहिए, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो आई वॉज लकी इन दैट केस कि मेरी टीम में से ऐसा कोई बंदा नहीं था कि जिस मेरे साथ जितने गए थे 20 गए थे, 20 के 20 वापस आए। सो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट। गैलेंट्री नहीं मिला तो इट्स नॉट अ बिग डील। मेरे लिए ये अचीवमेंट है कि एटलीस्ट मेरे ऊपर वो कोई बोझ नहीं है कि मेरे साथ कोई बंदा गया था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि, और दैट इज़ ओके, दैट इज़ पार्ट ऑफ वॉर की। ठीक है, किसी को गोली लगनी थी, लग गई, बट एटलीस्ट आई एम वेरी मच रिलैक्स एंड हैप्पी कि मेरे साथ 20 बंदे थे तो 20 के 20 अपने घर गए। नहीं, गैलेंट्री के लिए आप नॉमिनेट है, वही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, मतलब हाँ, मतलब ये हो जाता है कि अब फॉर एग्जांपल, मतलब मैं आई एम नॉट दैट मच बॉदर्ड, बट ये कि गैलेंट्री हो जाता तो शायद इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक। तो ठीक है, इट्स गुड। ठीक है, तो आपने इतना सारा टाइम दिया आज हमें, बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई, मुझे बहुत मज़ा आया। आई होप ऑडियंस इंजॉय करेगी। हमने जब शुरू किया था तब से लोग बोलते सीआरपीएफ से लेके आओ, सीआरपीएफ से लेके आओ कोई। ओके, सो आई होप आप फर्स्ट अभी सीआरपीएफ वाले, तो मज़ा आएगा लोगों को। सो देखो, लेट्स सी, आई होप पीपल विल एंजॉय। मतलब पॉइंट वो है कि बताने को तो ऐसा है कि
I can continue talk for like hours. But ठीक है, that is okay. मतलब lot to discuss, lot to talk, but it's okay. चल, थैंक यू okay, very much. okay, sure, thank you.